और अब बात सुबह सवेरे की, यानी सूबे के तमाम प्रमुख अखबार क्या कुछ वो कहते हैं, क्या उनकी सुर्खियां हैं और क्या कुछ जान लेना आज आपके लिए जरूरी है। तमाम चीजें कैप्सूल के साइज में आपकी स्क्रीन पर। इसी का नाम है सुबह सवेरे। और सीधे आपको लिए चलेंगे रायपुर। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुप्रभात ममता, क्या कुछ कह रहे हैं आज के अखबार? सर, और सभी अखबारों में अगर हम बात करें तो आज फ्रंट पेज पे जो खबर है वो ये है कि कर्नल विप्लव जो है उन्हें रायगढ़ में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और पूरा जन सैलाब उमड़ा था। इसके साथ ही इसी पर हम बात करते हैं। पत्रिका जो फ्रंट पेज पर खबर छापी है वो ये है कि कर्नल विप्लव की जो गाड़ी है उस पर 80 गोलियां दागी गई थी और 6 ग्रेनेड और 7 IED जो है वो उसका इस्तेमाल किया गया था। तो ये उसके साथ ही किस तरह से चीज़ें किस तरह पूरा जो घटनाक्रम है उसको दिया गया है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो शहीद के अंतिम संस्कार में और पूरा जो जनसैलाब उमड़ा था और उनकी पत्नी और उनके बच्चे को भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई, अंतिम विदाई दी गई। तो ये खबर जो है सभी अखबारों में फ्रंट पेज पर है और एक बार फिर से शहादत को नमन है। दैनिक भास्कर की अगर बात करें तो दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज पर जो खबर दी है वो ये है कि नए डीजीपी ने ये सभी एसपी को फरमान दिया है। उन्होंने कहा है कि 20 लाख लोगों की रकम वापस दिलाने को अभियान चलेगा। उसके लिए सभी जो है वो सक्रिय हो जाए और चिटफंड धोखे के आरोपी डायरेक्टरों की दूसरे राज्यों की संपत्ति भी कुर्क होगी। अभी तक ये होता था कि वो दूसरे राज्यों में भाग जाते थे और उनकी वहां पर जो संपत्तियां होती थी उसको लेकर एक तरह से कहें कि वो यहाँ पर तो सब चीजें छोड़ के चले जाते थे लेकिन दूसरे राज्यों में सुरक्षित रहते थे। लेकिन देखना ये होगा कि किस तरीके से इस चीज इनको किया जाएगा और इंटेलिजेंस सिस्टम मजबूत करने पर उन्होंने जोर दिया है। वीकली ऑफ पर 10 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है और कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी था, बीच में कुछ ऐसा शुरू भी हुआ था लेकिन फिर से वही स्थिति हो गई थी। तो हॉट स्पॉट में शाम को पुलिस पेट्रोलिंग होगी। तो ये धीरे धीरे पता चलेगा कि इस पे कितना इम्प्लीमेंटेशन होगा। और फिलहाल तो अब ये चीजें सामने आई है कि वो लगातार बैठकें ले रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं। नई दुनिया की अगर हम बात करें तो नई दुनिया ने फ्रंट पेज पर जो खबर दी है वो देश भर के साथ ही अगर हम बात करें तो राज्य के जो मेडिकल स्टूडेंट है और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है ये कि अगले साल समय पर ही जेईई और नीट की परीक्षा होगी। ये शिक्षा मंत्रालय ने कहा है। कोविड के चलते काफी अगर हम बात करें तो स्थिति क्या रही है, स्टूडेंट भी काफी ऊहापोह की स्थिति में फंसे रहते थे और इससे तैयारियों पे भी असर पड़ता है। और नवभारत की अगर हम बात करें तो नवभारत ने फ्रंट पेज पर जो दी है वो खबर ये है कि टला तीसरी लहर का खतरा। हालांकि ये सवाल एक किया, मतलब एक थोड़ी सी इस तरह से है कि इसको एक तरह से कह सकते हैं कि क्या खतरा टला है, इस तरह से कहा है। लेकिन कोरोना के एक्टिव 1.5 साल में सबसे कम हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो मिजोरम देश के लिए चिंता का विषय बन गया है। संक्रमण की दर जो है राष्ट्रीय से 15 गुना ज्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि वहां पर किस तरह की स्थिति होगी। और देश में पिछले 24 घंटों में 10,229 नए केस आए हैं। तो ये एक तरफ ये भी है कि क्या वो खतरा टल गया है, थोड़ी राहत है। लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी हम अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कोरबा के जो विधायक है वो भी अभी पॉजिटिव आए हैं, एम्स में भर्ती, और लगातार रायपुर में भी और आसपास अलग अलग शहरों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो बहुत ये ठीक है, थोड़ी राहत है, लेकिन सतर्कता अभी भी जरूरी है। जो चीजें अच्छी हो सकती हैं उसको बिगाड़े ना और सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सभी चीजों का और सावधानी जरूर वो करें। और हरिभूमि की अगर हम बात करें तो हरिभूमि ने फ्रंट पेज पर जो खबर दी है और कल हमने भी इसको प्रमुखता से उठाया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल, चूंकि केंद्रीय वित्त मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक की थी और उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे और उसमें उन्होंने मांग की थी कि एक बार फिर से कहा था कि भारत जो केंद्र सरकार है वो छत्तीसगढ़ को एथेनॉल बनाने की अनुमति दे और अलग अलग और भी उन्होंने मांगे की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि धान को लेकर उन्होंने बताया था कि विपुल मात्रा में होता है। इसके पहले चिट्ठियां भी कई लिख चुके हैं। तो ये देखना होगा कि इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो उन्होंने अपनी बात रखी है कि उस पर कितना विचार किया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि कई इंडस्ट्रीज जो है वो सामने आई हैं और तैयार
और उसना चावल पर जो केंद्र और राज्य के बीच में तकरार है कि केंद्र अरवा चावल बस खरीदेगा, उसना चावल नहीं खरीदेगा, और उसके लिए पिछले दोनों खाद्य मंत्री, केंद्रीय खाद्य मंत्री से मिलने के लिए भी गए थे, मतलब कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें समय नहीं मिला था। कल हालांकि न्यूज़ 18 में से खास बातचीत में अमरजीत भगत ने जो कहा था खाद्य मंत्री ने कि ये राज्यों के प्रति गैर जिम्मेदाराना बर्ताव है, यानी कि दोनों के बीच में टकराव बढ़ ही रहा है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री ने अपनी बात रख दी है और पेट्रोल डीजल पर सेस कम करने की भी मांग की है। तो देखना ये है कि इन तमाम मांगों पर कितना विचार हो पाता है। तो फिलहाल ये जो खबरें हैं वो अखबारों में प्रमुखता से छाई हुई है। और इसके साथ ही बात करें तो साहित्यकार मन्नू भंडारी, उनका जो निधन हुआ है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कल शोक व्यक्त किया था और उनके बारे में भी फ्रंट पेज पे खबर है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी को विस्तार से हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। ममता अखबारों को लेकर पूरी जानकारी दे रही थी। अब बड़ी खबर दुर्ग से मिल रही है। पार्षद, भिलाई में पार्षद की हत्या कर दी गई है। अज्ञात बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। शुरुआती जानकारी में ये नजर आता है आपसी विवाद में यह हत्या हुई है। मृतक सूरज बंछोर भिलाई 3 चरौदा निगम के पार्षद थे। वार्ड 2 हथखोज का काम करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे। घटना के बाद से आरोपी फरार है। सोमवार रात की यह घटना है और बड़ी चुनौती अब पुलिस के लिए। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, पूरी जानकारी विस्तार से, ये कैसे साफ हुआ कि आपसी विवाद में यह हत्या को अंजाम दिया गया है और अभी तक आरोपियों के बारे में कुछ क्लियर नहीं है पिक्चर। मिथिलेश, देखिए ललित, ये पूरी घटना रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। आखिरी बार उस पार्षद को कुछ लोगों के साथ में देखा गया था कि जब वो तालाब के किनारे उनके साथ में बैठा हुआ था। कुछ उसके दोस्तों ने देखा था और कुछ देर के बाद में जब लोगों ने कॉल किया उसको तो उसने उठाया नहीं। तो लोगों ने वहां पे आसपास में जाकर देखा तो वहां पर वो खून से लथपथ उसकी वो पड़ा हुआ था, काफी गंभीर अवस्था में था। उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के पहले ही उसने दम तोड़ दिया। तो इस तरह से पूरी ये घटना हुई है। किन कारणों की से हुआ है ये पता नहीं चल पाया है। पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि आपसी विवाद ही कारण बना है, क्योंकि वो उन्हीं के साथ में बैठा था। कुछ देर पहले तक ठीक था, उसके बाद में वो उसको धारदार हथियारों से मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है ललित, क्योंकि जिस क्षेत्र में हुआ है भिलाई 3 का क्षेत्र कहलाता है और जाहिर है कि भिलाई 3 का क्षेत्र जो है मुख्यमंत्री का क्षेत्र भी आता है और वहां पर इस तरह की वारदात हुई है। अभी 4 दिन पहले ही एक अपहरण के प्रयास का भी मामला सामने आया था। हालांकि वो सुलझ गया, लेकिन अब ये कांग्रेसी पार्षद है जो वार्ड क्रमांक 2 का पार्षद था, भिलाई 3 चरौदा निगम का, जिसकी हत्या हो गई है। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। पुलिस तलाश कर रही है और अपने मामले की जांच की जा रही है। पुलिस है कि जल्दी आरोपियों तक पहुंच जाएगी पुलिस और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। एक और हत्या की खबर बेमेतरा से। बेमेतरा में युवक की हत्या कर दी गई है। दोस्त ने ही दोस्त की हत्या की। डेहरी इलाके की घटना है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। देर रात का यह पूरा मामला है। पूछताछ की जा रही है, पड़ताल की जा रही है कि दोस्त ने आखिर दोस्त को मारा क्यों। बेमेतरा से बड़ी खबर, दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ इससे की जा रही है। क्या वजह इसके पीछे है, इस हत्या के पीछे क्या वजह है, अब पुलिस इस सवाल का जवाब तलाश रही है। तो बेमेतरा से बड़ी खबर। इससे पहले दुर्ग का मामला आपने देखा, वहां भी हत्या। अब बेमेतरा का मामला, दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोमल, क्या अपडेट, ये साफ हो पाया कि आखिर दोस्त हत्यारा क्यों बन गया? देखिए ललित, आपसी विवाद को इसकी बड़ी वजह बताया जा रहा है। नगर पंचायत के आसपास के गांव डेहरी है, वहां से दोनों एक ही नगर पंचायत 8 है, वहां रह करके काम करते थे। वहीं रह करके दोनों, रात को ऐसा हुआ है कि शराब पीने के बाद में दोनों के बीच में विवाद हुआ, जिसके बाद में इस तरह का रूप देखने वहां पे मिला है। और देवघर में ऐसा पहली नहीं है, इसी महीने में इसी इलाके में 3 हत्याएं हो चुकी है। तो पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है और ये जो लगातार हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये भी ये दिखाता है कि बेमेतरा जिले में शराब के नशे में लोग किस तरह से हत्या कर रहे हैं। जी ललित, वाकई, और ये भी नशा भी एक बड़ी वजह
सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल तमाम जानकारी के लिए। इधर बेमेतरा में कोहरे ने दस्तक दी और दूसरे दिन भी कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के साथ साथ ठंड भी बढ़ते जा रही है। कोहरे ने हालांकि वाहनों की रफ्तार पर थोड़ी ब्रेक लगा दी है। सैर पर निकलने वाले लोगों के लिए ये जो कोहरा है ये थोड़ा रोमांच पैदा कर रहा है। दूसरे दिन भी कोहरा छाया रहा, वाहनों की जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लगा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 2 दिनों के यूपी दौरे के लिए रवाना होंगे। यूपी में वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम भूपेश बघेल का कार्यक्रम यूपी के बांदा जिले में होगा। बांदा जिले में कार्यक्रम है तो 2 दिन का कार्यक्रम हुआ। कल यूपी जा रहा हूँ, बांदा जिले में कार्यक्रम है तो 2 दिन का कार्यक्रम हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की। बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी वर्चुअली शामिल हुए। केंद्रीय वित्त मंत्री से राज्य के वित्तीय मामलों पर उन्होंने चर्चा की। बैठक में सीएम ने धान से बायो एथेनॉल बनाने के लिए फिर से केंद्र से अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया कि यदि केंद्र सरकार अनुमति दे दे तो राज्य सरकार सरप्लस धान का उपयोग एथेनॉल बनाने में कर सकेगी। इसके अलावा राज्य से उसना चावल नहीं लेने के फैसले पर फिर विचार करने का आग्रह किया। केंद्रीय वित्त मंत्री का ध्यान केंद्र सरकार के सेंट्रल पूल में जमा छत्तीसगढ़ के हिस्से की कोल पेनल्टी की राशि 4,140 करोड़ रुपए की तरफ उन्होंने आकर्षित करवाया। राज्य को इस राशि को लौटाए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले सेस को कम करने का सुझाव भी दिया। नहीं किया है। सवाल इस बात का है कि भारत सरकार किंतु परंतु क्यों लगाता है। अभी मान लो 61 लाख मीट्रिक टन का अनुमति दी तो उसमें बोल दिए उसना नहीं लेंगे तो मिलिंग ही नहीं हो पाएगा। हमारे 500 राइस मिल हैं जो उसना क्वालिटी का। आज भी निर्मला सीतारमण जी की बैठक में मैंने कहा कि उसको अनुमति दिला दें। हमारे छत्तीसगढ़ में उसना क्वालिटी का धान बोया जाता है और लगातार ले रहे थे, अब अचानक बंद कर दोगे कैसे होगा। तो ये सब चीज़ को भारत सरकार को बोलना चाहिए, वो अनुमति दिला दें। हमें कोई तकलीफ नहीं खरीदने में, जितना चाहें उतना खरीदें। भाई भारत सरकार लेने के तैयार हैं। हम जैसे एफसीआई के माध्यम से धान खरीदती है पंजाब हरियाणा में, हमारे यहाँ भी खरीद ले, हम पूरा दे देंगे। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल का सम्मान किया गया। देश में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुने जाने पर भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों और सदस्यों ने उन्हें सम्मानित किया। बॉम्बे मार्केट स्थित चौधरी देवीलाल व्यापार उद्योग भवन सभागार में मुख्यमंत्री को सम्मान के लिए आयोजित समारोह में वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा, छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, रायपुर महापौर एजाज ढेबर, रायपुर नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे, छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अमर परवानी समेत चैंबर कार्यकारिणी के अनेक सदस्य मौजूद रहे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स रायपुर द्वारा आज दीपावली मिलन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें पूरे प्रदेश के सभी संगठन के व्यापारी आए थे, अलग अलग संगठनों के, और सब लोगों से मुलाकात हुई। और इस साल की दीपावली में व्यापार जगत बहुत खुशहाल है, क्योंकि खूब सामग्री का विक्रय हुआ है और सभी क्षेत्रों में ग्रोथ हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में व्यापार व्यवसाय बढ़ा है। दीपावली की सबसे बड़ी गिफ्ट किसी व्यापारी के लिए होता है कि दीपावली में सब सामान ला के रखे रहते हैं और वो सब विक्रय हुआ, बड़े फूट के लोगों ने खरीदा। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में एक अच्छा वातावरण बना है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी साथियों को बधाई। रायगढ़ के लाल शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी और उनके परिवार का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान अपने लाल का अंतिम दर्शन करने के लिए पूरा जनसैलाब उमड़ पड़ा। नम आंखों से पूरे परिवार को विदाई दी गई। इससे पहले असम से वायुसेना के विमान के जरिए शहीद की पार्थिव देह रायगढ़ के जिंदल एयरपोर्ट लाई गई। बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक, शुभचिंतक यहां पहुंचे। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शहीद कर्नल और उनके परिवार के सदस्यों की पार्थिव देह उनके निवास पर लाई गई।
कर्नल की पार्थिव देह को आम लोगों के दर्शन के लिए रामलीला मैदान में रखा गया। श्रद्धांजलि यहां लोगों ने उन्हें अर्पित की। इसके बाद सर्किट हाउस मुक्तिधाम लाया गया और पूरे सम्मान के साथ अपने शहीद को लोगों ने अंतिम विदाई दी। इस कार्यक्रम के दौरान असम राइफल के 50 जवान भी मौजूद रहे। जशपुर जिले में 32 हाथियों का दल पिछले एक सप्ताह से उत्पात मचा रहा है। हाथियों का यह दल गांव और फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। कई गांव के लोग रत जगाकर अपने घरों और फसलों की रखवाली कर रहे हैं। ये जानकारी मिलने पर जशपुर के डीएफओ श्रीकृष्ण जाधव आधी रात को अचानक हाथी प्रभावित गांव पहुंच गए। ग्रामीणों से मुलाकात की। डीएफओ ने ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की नसीहत दी। यह भी कहा कि जो नुकसान होगा उसकी भरपाई की जाएगी, लेकिन कोई जनहानि नहीं होनी चाहिए। आधी रात डीएफओ को अपने बीच पाकर ग्रामीण थोड़ा खुश भी हुए। ये पहले डीएफओ हैं जो आज तक हमने 1 बजे रात को हमारे ग्रामीणों के साथ आकर के हम लोग के साथ खड़े हैं और खड़े होकर के आज हम लोग को समझाइश दे दिए हैं कि सामने में न रहें, दूर रहें। भगाने का काम हमारे मतलब आरक्षक लगे हुए हैं। जैसे भी होगा हम इनको तुरंत भगाने का कोशिश करेंगे। प्रयास यही है कि कोई भी जान माल की हानि ना हो जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं किया जा सकता। जो भी फसल हानि और किसी के भी मकान अगर इस हाथी मानव द्वंद में अगर टूटे तो उनका पूरेपूर मुआवजा ग्रामीणों को दिया जाएगा। ग्रामीणों को यही समझाइश दी जा रही है कि कोई भी अपनी जान की जोखिम ना डाले, जान जोखिम में ना डाले और हाथियों को एक फ्री पैसेज दे दे ताकि हाथी धीरे धीरे आगे बढ़ सके। सूरजपुर सरगुजा और से होते हुए जशपुर 32 हाथियों का दल पहुंचा है और पिछले एक सप्ताह से बगीचा वन परिक्षेत्र में इन 32 हाथियों के दल का उत्पात लगातार जारी है और लोग अपनी फसलों को बचाने रातों को जो है जंगल के आसपास तक पहुंच रहे हैं। और जशपुर के जो डीएफओ है जाधव श्रीकृष्ण वो मौके पर पहुंचे हैं और वो लगातार जो है यहाँ पर लोगों को समझाइश दे रहे हैं। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो फॉरेस्ट के बड़े अधिकारी हैं वो सब मौके पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों को समझाइश दे रहे हैं कि वो लगातार जो है हाथियों से दूर रहें, जंगलों से दूर रहें और सुबह वो जो है जंगलों में ना जाएं और अपनी फसलों को बचाने वहाँ वो हाथियों के ज़्यादा करीब ना रहें। हमारे साथ जशपुर डीएफओ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से वो आधी रात को यहाँ पर पहुँचे हैं और ग्रामीणों को समझाइश दे रहे हैं और क्या क्या बातें हुई हैं। सर, आप आधी रात को यहाँ पर गाँव में पहुँचे हैं, किस तरह से आपकी बातें हुई ग्रामीणों से और ग्रामीणों ने क्या कहा, अपनी क्या परेशानियाँ बताइए। क्योंकि अभी फसल सभी की अभी उसका हार्वेस्टिंग सीज़न चल रहा है, फसल बन के तैयार है, तो सभी की समस्या वही है कि अब फसल बनने के बाद इतनी मेहनत के बाद जो फसल हाथी अगर फसल को नुकसान करते हैं तो किसान ग्रामीण क्या करेंगे। तो मैंने सभी को समझाइश दिया है कि जो भी फसल के नुकसान होती है उसका पूरा का पूरा क्षतिपूर्ति और कंपनसेशन जो है वो दिया जाएगा और उसके लिए हाथियों के नज़दीक जाके उनको भगाने का प्रयास ना करें क्योंकि उसमें जान की जोखिम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।